एथलेटिक्स में कल भारत के लिए जो दिन रहा वो ऐतिहासिक रहा। उसमें नीरज चोपड़ा ने जो एक बैरियर था, जो एक मतलब सब कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ था, लेकिन एक सवाल जो उनसे लगातार पूछा जा रहा था कि 90 मीटर का थ्रो आप कब क्रॉस करेंगे, और वो लगातार उनसे सवाल हो रहा था। वो शायद साल 2016 में जब जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद से ही ये सवाल उनके साथ किए जा रहे थे। नीरज चोपड़ा ने आखिरकार दोहा डायमंड लीग में वो जो 90 मीटर वाला मुकाम था वो हासिल किया। 90.23 मीटर का उन्होंने थ्रो किया। सेकेंड पोजीशन पे रहे। जूलियन वेवर ने उनसे भी ज़्यादा थ्रो किया, लेकिन 90 मीटर थ्रो जो मतलब इतने टाइम से नीरज ट्राई कर रहे थे, और पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो लगभग 5 या 6 बार उन्होंने मतलब 89 से ज़्यादा का थ्रो फेंका था, बट उसके बाद भी वो 90 नहीं पहुंच पा रहे थे। तो वो अचानक से मतलब कि इस प्रैक्टिस के पीछे या फिर क्या उसमें उन्होंने क्या चीज़ें चेंज की और वो 90 तक कैसे पहुँचे, ये इस पे बताने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, क्या क्या वजहें आपको नज़र आ रही है, क्या क्या चीज़ें पता चली कि जो एक बैरियर था जो वो कुछ पॉइंट से मिस कर जा रहे थे। इवन आपने पेरिस ओलंपिक्स में भी देखा था कि बस कुछ सेंटीमीटर का फासला था, तो वो कहाँ से मतलब ये इन्होंने किया है, इसके पीछे क्या वजह आपको नज़र आ रही है? देखिए, 2 मूल जो मुझे कारण दिख रहे हैं उसमें सबसे पहला तो यही कि जो उन्होंने कोच को चेंज करने का डिसीजन लिया, और जो अभी उनके जो करंट कोच हैं जेन जेलेज़नी चेक रिपब्लिक के जेवलिन थ्रोअर हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उन्होंने वो अकेले ऐसे हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा बार इस मार्क को क्रॉस किया है, 90 मीटर। आप समझ लीजिए, तो वो कोच कितना इम्पैक्टफुल कोच है, और उनके पास वो टेक्निक है कि कैसे 90 मीटर बैरियर तोड़ना है। क्योंकि 50 बार किसी चीज़ को करना, आप समझ लो, लोग अभी तक सिर्फ 25 लोग थे नीरज चोपड़ा से पहले जो मतलब ये कर पाए थे। 24 लोग थे, नीरज चोपड़ा 25वें बने, और कल जूलियन वीवर भी जो है जो जीत गए, वो उनका भी पहला ही 90 मीटर प्लस थ्रो था, तो वो मतलब 26th पर्सन रहे। लेकिन जो ये कारनामा 90 मीटर से ज़्यादा क्यों स्पेशल होता है, क्यों ये खास है, वो उसका कारण रहा कि नीरज चोपड़ा इस चीज़ को एक मेंटल बैरियर भी था कि यार ये नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप जाओ हर जगह एक ही सवाल, नीरज 90 मीटर कब क्रॉस करेंगे, नीरज 90 मीटर कब। इवन मेरी 2 बार बातचीत हुई नीरज से भी ये सवाल, मेरा भी एक सवाल ये था कि क्योंकि ये सवाल उनसे हर बार पूछा जाता था। और कल एक बात नीरज ने कही कि मेरे लिए 90 मीटर कभी बैरियर नहीं था, ये मेरे फैंस को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मुझे नहीं तंग कर रहा था, लेकिन अब फाइनली मेरे फैंस को भी वो चीज़ मिल गई होगी कि 90 मीटर मैंने क्रॉस कर दिया है। अब उसमें अगर आप टेक्निक्स पे जाओ तो टेक्निक्स में कई चीज़ें हैं जो उन्होंने बदली है, क्योंकि जेन जेलेज़नी के पास वो टेक्निक है कैसे उसको थ्रो करना है। तो जो उनका जो हिप मूवमेंट था कल, वो बहुत अलग था। पहले जैसे वो थ्रो कर रहे थे, वो गिर जाते थे थ्रो करते करते। सुकांत, लोगों को समझाइए कि ये मतलब क्या हिप मूवमेंट को किस तरीके से चेंज किया और वो कितना वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ज़रा वो आसान भाषा में समझाइए। देखिए, बेसिकली होता क्या है ना कि जब एक जेवलिन थ्रोअर जब थ्रो फेंकता है तो उसमें उसके बॉडी का मूवमेंट किस तरीके का रहता है, उसके बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि नीरज एक चीज़ हमेशा बताते रहे हैं कि जब भी उनको पता चल जाता है, एक थ्रो को पता होता है कि मेरा थ्रो कैसा जा रहा है। नीरज अक्सर आप देखोगे कि 89 मीटर से ज़्यादा, जो आपने बताया ना कि 5 से 6 बार पिछले 1-2 साल में वो क्रॉस किए, लेकिन इसके बावजूद वो 90 मीटर बैरियर नहीं टूट पा रहा था। कारण था कि उनका जो जेवलिन था वो थोड़ा लेफ्ट साइड चला जा रहा था, सीधा नहीं जाता था, सीधा नहीं थ्रो होता था। क्योंकि जो अगर सही से उसको वो स्ट्रेट मिल गया ना, अगर उसको थ्रो अच्छा मिल गया, आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट फेंक दिया, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का चांस ज़्यादा रहता है। वो उनको इस बार जो दिखा। दूसरी चीज़ है कि उनके हिप मूवमेंट में भी बहुत बदलाव देखा कि वो जनरली क्या होता था कि जब हिप जो है उनका ज़्यादा रोटेट हो जाता था, इस बार वो रोटेट नहीं हो रहा था। पूरे बॉडी का जोर एक साथ उस जेवलिन पे वो ट्रांसफ़र करने में, और ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि एक जेवलिन थ्रोअर जानता है। क्योंकि आप देखो, इनसे जो पहले वाले कोच थे बार्टोनिट्स, वो उतने देखिए वो थोड़ा से बायोकेमिस्ट्री वाले थे, वो मतलब वो थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स जानते हैं, वो थोड़ा सा उस तरीके के थे, वो कोच नहीं थे। एक जेवलिन थ्रो को के साइंस को बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, बस वो एक जनरल एक वो साइंस जानते थे। जी सुकांत, जिस तरीके से आपने जो बात कही, जेन जेलेज़नी को लेकर बात कही, मैं एक एग्जांपल दूसरे गेम का देना चाहूँगा। जैसे फुटबॉल का एग्जांपल आप ले लीजिए। फुटबॉल में एक कोच हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच बने थे, राल्फ रैगनिक। आपको याद होगा कि कुछ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए रहे थे, लेकिन जिस टाइम पे रोनाल्डो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे सेकंड स्टिंट में, तो उनको लेके ऐसा कहा जाता है कि वो कोई ऐसे नहीं थे कि फुटबॉलर, कोई बहुत बेहतरीन फुटबॉलर या बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने खेला हो, लेकिन उनके साथ क्या चीज़ थी ना कि वो एक स्ट्रेटजिस्ट बहुत अच्छे थे, और वो लोगों के अंदर क्या है ना कि वो किस तरीके से प्लेयर्स से उनका बेस्ट निकालना है, वो चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें होती है थी ना, उसमें वो बहुत स्मार्ट थे। और या फिर मैरिजियो सारी को आप देख लीजिए, तो उस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन आप कुछ बेहतरीन फुटबॉल
फुटबॉल प्लेयर्स जो अच्छे मैनेजर्स बने हैं, जैसे कि आप ज़िनेदिन ज़िदान को देख लीजिए, कार्लो एंचेलोटी, इनफैक्ट वो भी अच्छे बेहतरीन फुटबॉलर थे, पेप गार्डियोला, तो वो सारे आपको हैं कि वो प्लेयर्स से बेस्ट निकालना जानते हैं कि उनका जो पोटेंशियल है ना उसको उनको अनलिश करना जानते हैं कि कैसे उनसे उनका बेस्ट निकाला जा सकता है। तो नीरज ने नो डाउट कि उनके अंदर जो उनके पुराने कोच थे बार्तोनीज, उनके अंदर वो ओलंपिक चैंपियन बने और लगातार वो मेडल्स जीतते आ रहे हैं, बट जो उनका बेस्ट है वो कैसे निकालना है वो इनसे बेहतर जो है ना, जेलेज़नी से बेहतर शायद ही कोई कोच कर सकता था, और ये बात नीरज ने भी एक्सेप्ट की है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए नीरज जानते थे इस चीज़ को। जब वो कोच चूज़ करने की बात आई ना, तो आप एक बात मैं बता दूं, जेलेज़नी को वो बचपन से आइडलाइज़ किए हैं, क्योंकि जितने भी जेवलिन थ्रोअर जो वर्ल्ड में हैं वो जेलेज़नी को आइडलाइज़ करते हैं, क्योंकि 50 बार 90 मीटर के बैरियर को तोड़ना, और ये बैरियर बाकी सबके लिए इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स चाहते हैं अपने जीवन में, कभी नहीं कर पाते। वो फर्स्ट इंडियन है जो ये कर पाए। और आप देखो कितने कम एथलीट है, बस 26 एथलीट अब हुए हैं, वो भी 2 कल बने थे, एक नीरज चोपड़ा और दूसरे जूलियन वेबर। दोनों के लिए बहुत स्पेशल दिन था। लेकिन जो नीरज चोपड़ा के लिए एक बहुत बड़ा ये जो बार बार आता था ना कि 90 मीटर नहीं हो रहा, 89.94, 89.89, 89.62, मतलब इस तरह के कितने थ्रोज हैं नीरज के, पर वो आकर के वहाँ पर 90 मीटर से पीछे वो कहीं ना कहीं चूक जा रहे थे। और ये आपने सही बात बताई। अब जैन जेलेज़नी को लेके मतलब नीरज चोपड़ा का एक इंटरव्यू देख रहा था जो अभी हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और इस डायमंड लीग के शुरू होने से पहले का वो इंटरव्यू था, शायद इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने दिया। तो उन्होंने बताया था कि जो कुछ चीज़ें जो कैसे आपकी चेंज होती है कोच के आने के बाद। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, उन्होंने कहा था कि जैसे मतलब बॉटनीज जो थे ना, वो क्या करते थे कि एक दिन प्रैक्टिस सेशन करते थे और नेक्स्ट डे जिम का सेशन करते थे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब क्या है ना कि जेलेज़नी जो है वो सेम डे क्या कर रहे हैं कि मॉर्निंग में मतलब अगर वो है जिम करा रहे हैं और शाम को प्रैक्टिस सेशन होता है, या फिर उल्टा होता है। तो वो जो चीज़ है ना वो आपको पता है। और दूसरी चीज़ आपने टेक्निकल जो मतलब क्या खामियां आ रही थी, एक मतलब कहाँ पे वो फंस रहे थे, आपने एक्सप्लेन किया कि वो मतलब उनका जो हिप मोमेंट उसमें सुधार उन्होंने किया, लेफ़्ट साइड जो भाला जा रहा था उस पर सुधार किया। तो उस पर भी एक चीज़ जो मतलब जो सामने आई है कि उनका लेफ़्ट फुट जो है ना, अब जो पहले बॉडी जो उनका रोटेट हो जाता था और वो नीचे गिर जाते थे थ्रो करते हुए, क्योंकि आप राइट हैंडर्स हो तो आपका ऐसे मूव होगा। तो उस टाइम पे अब क्या है ना कि इनका पैर जो है ना लेफ्ट फुट वो ब्लॉक कर दे रहा है उस चीज़ को कि आप मतलब उतनी जल्दी आप गिरते भी नहीं हो, और उस कारण आपका जो थ्रो है वो उसका डायरेक्शन मूव नहीं करता है, यानी कि वो बाईं तरफ भागता नहीं है। और अगर स्ट्रेट लाइन में वो थ्रो जाता है तो सिर्फ अभी हम लोग 90.23 देखा है। हो सकता है कि हम नीरज चोपड़ा को शायद 92, 93 क्रॉस करते देखें, क्योंकि पता है कि आप नीरज अगर आप देखो तो पिछले 3-4-5 साल में सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। वो किसी भी टूर्नामेंट, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं रहा है जिसमें टॉप 2 से वो बाहर गए हैं। मैं भी किसी एथलीट को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जिस दिन नीरज ने 90 मीटर क्रॉस कर दिया, क्योंकि क्या होता है एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, जिस दिन क्रॉस कर दिया ना उसके बाद नीरज आपको बहुत ज़्यादा थ्रो करते दिखेंगे, 95 तक थ्रो करते दिख सकते हैं। अब ये चीज़ें अरशद नदीम को लेकर के भी कही जाती थी कि हाँ वो भी इतना जो है थ्रो फेंक लेते हैं 94, 90, हमने पेरिस ओलंपिक्स में देखा। पर अभी नीरज अब क्योंकि देखो जिस एज में हम वो जा रहे हैं ना, तो अब उन पर नज़र है ये, क्योंकि लास्ट ओलंपिक हो सकता है नीरज का जिसमें वो उन पर सबसे ज़्यादा नज़रें होंगी। उससे पहले अभी उनके पास 3 साल समय है कि वो अपने गेम को और बेहतरीन कर लें, है ना। और दोहा ऐसे भी थोड़ा सा एक मैं ये भी मानता हूँ कि दोहा थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन होता है दोहा में, और ये इसको स्वर्ग भी माना जाता है जेवलिन थ्रोअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो एथलीट के पीछे साइड की हवा होती है वो उसको थोड़ी मदद करती है। तो अब ये कितना रोल है इसका आगे आने वाले डायमंड लीग के चरणों में भी हमें दिखेगा। अभी बहुत सारे उसमें चरण बाकी हैं तो उसमें दिखेंगे, प्लस हमें अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जहाँ जहाँ नीरज पार्टिसिपेट करेंगे सब में अब हम ये अब बात उठेगी, और ये अब नीरज पर फिर से एक बार नज़र होंगी कि नीरज अब क्या करते हैं इस बार। जी बिल्कुल, आपने जो दोहा की बात कही तो देख रहा था कि जो टॉप 25 जो थ्रो हैं ना, मतलब उसमें से 5 से ज़्यादा जो थ्रो हैं वो दोहा में ही आए हैं। तो वो फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ पे। हम लोगों ने इनफैक्ट जब मैं और रिया उस वीडियो को शूट कर रहे थे इस इवेंट के पहले, तो उसमें भी हमने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ बेस्ट चांस है इनके पास, नीरज चोपड़ा के पास, कि वो 90 मीटर क्रॉस कर दें। एक टूट जाएगा तो फिर आगे काम आएगा, बिल्कुल आगे काम आएगा। और दूसरी चीज़ जो एक और चीज़ आप नोटिस करोगे ना, तो 2022 के बाद से नीरज चोपड़ा इंजर्ड रहे थे। आप
आप देखोगे ग्रोइन इंजरी से वो परेशान रहे थे। और पेरिस ओलंपिक तक ये चीज़ आप बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इंजरी जो है ना वो एक फैक्टर, और सब कुछ सही रहा है टचवुड की। नीरज चोपड़ा पिछले कुछ टाइम से फिट हैं, साल 2025 में वो पूरे फिट रहे हैं। तो फिटनेस जो है ना वो भी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इसमें बहुत ज़्यादा उसका मतलब आप थ्रो कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, आपको फिट रहना। मैं अगर बताऊँ ना, ग्रोइन इंजरी जो होती है वो किसी भी एथलीट के लिए, खास करके आप जैसे जिस तरह के स्पोर्टिंग इवेंट में हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो पिछले 1 साल से तो बहुत ज़्यादा उससे परेशान थे। इवन पेरिस ओलंपिक से पहले ये कहा जा रहा था कि पेरिस ओलंपिक्स के तुरंत बाद नीरज जाएंगे इलाज के लिए, और वो ब्रेक लिया उन्होंने। ब्रेक लेने के बाद वो एक सर्जरी के लिए भी गए जर्मनी, और कई चीज़ें हुई इस बीच में, जो मुझे लगता है एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको पता होता है कि मैं इंजर्ड हूँ, और आप जब ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हो तो वो और भी ज़्यादा ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब हो जाती है। और एक और चीज़, मतलब मैं आखिर मतलब अब इसी चीज़ से समाप्त करना चाहूँगा, जेलेज़नी कितने महान कोच और महान प्लेयर रहे हैं उसका एक एग्जांपल है कि जो ये दोहा डायमंड लीग है वो एथलीट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसको काफ़ी, इस टूर्नामेंट को इस काफ़ी तवज्जो दी जाती है। लेकिन ख़ुद नीरज ने ये बात एक इंटरव्यू में बताई है कि जेलेज़नी जो है पहले भी काफ़ी बेहतरीन एथलीट्स जो हैं, जेवलिन थ्रोअर, उनके कोच रह चुके हैं, लेकिन जेलेज़नी इस टूर्नामेंट में कभी भी मतलब एज अ कोच नहीं आना प्रेफर करते थे। उनके लिए मतलब वो, क्योंकि उस लेवल के प्लेयर रह चुके हैं कि आप उस टूर्नामेंट को सोचते हो कि नहीं इसमें मैं मतलब मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ नीरज चोपड़ा के लिए आए हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्लेयर से हमें बेस्ट निकलवाना है, और ये बेस्ट मौका है जहाँ पे ये 90 मीटर का थ्रो, जो आपने कहा कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है उसको वो क्रॉस कर सकते हैं, और उन्होंने वही किया। और वो आए, नीरज को भरोसा दिलाया कि भाई तू यहाँ फेंक सकता है, और नीरज ने वही किया है 90 मीटर। अब जो हम लोगों ने पहले भी बात की कि ये एक जो है ना साइकोलॉजिकल एडवांटेज अब नीरज के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब काम करने वाला। एक चीज़ बस जोड़ना चाहूँगा इसमें कि साइकोलॉजिकल बैरियर कितना इंपॉर्टेंट होता है। सचिन तेंदुलकर ने जब 200 रन बनाए थे ना, उसके बाद आप देखो कितने वनडे में 200 रन बने, क्योंकि वो कोई तोड़ता है तो वो लगता है कि हम बिलीव हो जाता है। और कई बार कई प्लेयर के साथ ये हो जाता है कि मैं अगर ये कर लूँगा ना तो मैं कर लूँगा, तो वो चीज़ हो गई है। हाँ बिल्कुल। और वैसे ही हर गेम में आप क्रिकेट देख रहे हो, आज से IPL स्टार्ट हो रहा है, क्रिकेट में भी आप देखते हो कि जो पहले एक फीट होता, मतलब हमारे बचपन में याद है कि वनडे क्रिकेट में शाहिद अफरीदी का एक सुनने में आता था कि शाहिद अफरीदी ने 37 बॉल पे सेंचुरी मारी है, और वो एक था कि मतलब वो लंबे टाइम तक 1996 में शायद उन्होंने मारी थी वो सेंचुरी, और उसके बाद से वो काफ़ी टाइम तक रहा था। लेकिन फिर जब एक बार वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद से जो वो शायद कोरी एंडरसन ने ब्रेक किया था वो, हाँ फर्स्ट टाइम कोरी एंडरसन ने, और उसके बाद से आप देख लो कि वो किस तरीके से उस पर प्लेयर्स जो है ना फिर तो चलते रहते हैं कि मतलब आप उस तरीके से साइकोलॉजिकल बैरियर हर जगह पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से नीरज चोपड़ा में जो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता चली, हमने रिपोर्ट्स देखी, हमने कुछ वीडियोज़ भी देखे, और हमें पता चली कि नीरज में ये चीज़ें आई है। कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुद ही बताया कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, और एक कोच के आने से किसी प्लेयर का बेस्ट कैसे निकलता है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा है। और उम्मीद करेंगे कि नीरज सिर्फ 90 से ही हम लोग खुश ना हो, क्योंकि नेक्स्ट जो ओलंपिक आने वाला है उसमें भी नीरज से उम्मीदें हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीद है एक प्लेयर जो आप मान के चलते हो सर्टेन कि ये हमें मेडल ला के ही देंगे, और ऐसा प्लेयर जिनके सिल्वर मेडल लाने पर आप निराश हो जाते हो, तो वो आगे क्या कर सकते हैं वो तो हम सब उनके बारे में जानते हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, और उनका पोटेंशियल जो है वो अनलीश करने के लिए बेहतरीन जो सबसे बेहतरीन कोच है वो आ चुके हैं। और बाकी ऐसे ही अगर नीरज से जुड़ी जो भी खबरें हैं और बाकी तमाम दुनियादारी, मतलब जितनी भी दुनिया से में स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें हैं, उसके लिए देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। मेरा नाम है रविराज, मेरे साथी से सुकांत। धन्यवाद।